हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के इस लेक्चर सीरीज में आज हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कंप्लीट करेंगे। यह राम मनोहर लोहिया का थर्ड लेक्चर और लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम लोग राम मनोहर लोहिया के न्यू सोशलिज्म के कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो राम मनोहर लोहिया इस न्यू सोशलिज्म के कंसेप्ट को 1959 में प्रोड्यूस करते हैं। 1959 में प्रोड्यूस करते हैं। इस न्यू सोशलिज्म के अनुसार लोहिया का कहना होता है कि यह जो कंसेप्ट है, यह जो मॉडल है सोशलिज्म का, यह नया मॉडल है। यह नया मॉडल भारतीय इन्वायरमेंट, भारतीय सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर को देखते हुए बनाया गया है। और इस न्यू सोशलिज्म के कंसेप्ट के द्वारा हम इंडिया के जो प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को दूर कर सकेंगे और दूर करके आराम से, आसानी से, एक स्मूथली एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा सोशल सिस्टम, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम हम लोग डेवलप करेंगे जिससे कि यहाँ के लोगों का विकास होगा, इंडिया का विकास होगा। इस तरह से न्यू सोशलिज्म के आइडिया को वो आगे बढ़ाते हैं और वो इंडियन इंडियन कंटेक्स्ट में इसे स्थापित करते हैं, स्थापित करने का कोशिश करते हैं। और इसी बीच में वो थ्योरी ऑफ इक्विडिस्टेंस का एक कंसेप्ट भी देते हैं, थ्योरी ऑफ इक्विडिस्टेंस। अब हम लोग इस चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर थ्योरी ऑफ इक्विडिस्टेंस है क्या। तो थ्योरी ऑफ इक्विडिस्टेंस के अनुसार लोहिया का कहना होता है कि यह जो न्यू सोशलिज्म है, लोहिया का जो न्यू सोशलिज्म है, यह न्यू सोशलिज्म न तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो आइडियोलॉजी है उस पर बेस्ड है और न ही कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है उस पर बेस्ड है। यह दोनों, कांग्रेस की आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी, दोनों के एक बीच का रास्ता है, दोनों के बीच का रास्ता है। इस पर न्यू सोशलिज्म पर न तो 100% कांग्रेस का इन्फ्लुएंस है और न ही 100% कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस है। इस तरह से दोनों के बीच के जो रास्ता होता है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बीच का जो रास्ता है, इसी रास्ते पे आधारित है न्यू सोशलिज्म। और इसी इसी कंसेप्ट को थ्योरी ऑफ इक्विडिस्टेंस बोला जाता है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आखिर इस न्यू सोशलिज्म में न्यू है क्या। आखिर इस न्यू सोशलिज्म में न्यू क्या है। क्वेश्चन उठता है कि आखिर न्यू सोशलिज्म में न्यू है क्या। तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि इस न्यू सोशलिज्म में न्यू है क्या। तो यह अगर हम लोग को न्यू सोशलिज्म में न्यू को समझते हैं तो बेसिकली एक मोटा मोटी हम लोग समझ सकते हैं कि सोशलिज्म में जो कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का, उस सोशलिज्म में गांधीयन प्रिंसिपल को आप इंसर्ट कर दीजिए। सोशलिज्म के आइडिया में गांधीयन प्रिंसिपल को, गांधीज्म को आप इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, आप उसमें समावेशित कर दीजिए सोशलिज्म में गांधीज्म को, तो यह न्यू सोशलिज्म हो जाता है। मतलब कि यह कुछ नया, कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट है नहीं। यह न्यू सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। यह गांधीयन प्रिंसिपल और सोशलिस्ट फिलॉसफी का एक मिक्सचर है। मतलब कि इसे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि गांधीज्म प्लस सोशलिज्म, दैट मीन्स न्यू सोशलिज्म। गांधीज्म प्लस सोशलिज्म, दैट मीन्स न्यू सोशलिज्म। इस सोशलिज्म में गांधीयन प्रिंसिपल जैसे कि सत्याग्रह, विलेज इकोनॉमिक मॉडल, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राम पंचायत, ये सब इस चीज को इंसर्ट किया गया सोशलिज्म में। मतलब कि एक तरह से बेस जो, अगर सिंपली हम लोग समझते हैं कि जो अथॉरिटी का जो सेंट्रलाइजेशन होगा, वो सेंट्रलाइजेशन एक जगह नहीं होगा, वो डिसेंट्रलाइज होगा। अथॉरिटी जो होगा वो डिसेंट्रलाइज होगा और सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटी होगा वो विलेज लेवल पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, पंचायत लेवल पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, इस जगह पर अथॉरिटी का ज़्यादा से ज़्यादा इंसर्शन होगा और इस तरह से जो अथॉरिटी होगा वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि गांधीज्म के जो आइडियाज़ हैं, सत्याग्रह का, विलेज इकोनॉमिक का, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का, इस चीज़ को सोशलिज्म में इंसर्ट किया गया, सोशलिज्म में लाया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल न्यू सोशलिज्म का।
न्यू सोशलिज्म का 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उस फंडामेंटल प्रिंसिपल को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है न्यू सोशलिज्म का, वह है कि यह इग्लिटेरियन मॉडल पे बेस्ड है। इग्लिटेरियन मॉडल को हम लोग समझते हैं कि इग्लिटेरियन मॉडल क्या है। तो इग्लिटेरियन मॉडल को समझने के लिए हम लोग रॉल्स के जस्टिस को समझना होगा, लेकिन हम लोग उतना डीपली में नहीं जाएंगे, हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे कि रॉल्स का जस्टिस क्या है, लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू हम दे देते हैं कि इग्लिटेरियन मॉडल क्या होता है। इग्लिटेरियन मॉडल के अनुसार क्या होता है कि जो भी सोसाइटी में जो भी एक हैवी इनकम वाले लोग होंगे, हैवी इनकम वाले लोग मतलब जिनका इनकम बहुत ज़्यादा है, उस पर गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाएगा, उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा, और वह टैक्स जो हाई इनकम वाले लोगों से कलेक्ट होगा, वह टैक्स सोसाइटी के लिए खर्च होगा, सोशल डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा। और जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, मतलब कि जो हाशिए पे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो निम्न लोग हैं, उनको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एड दिया जाएगा, उनको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सहायता दिया जाएगा। क्योंकि जो हाईली इनकम वाले लोग हैं, जो जिनका इनकम बहुत ज़्यादा है, उनके पास कहीं ना कहीं वो पैसा जो आता है, वो पैसा सोसाइटी के सब लोगों का है, सारे लोगों का है। तो इस तरह से उनके इनकम पर टैक्स लगा करके उस टैक्स के द्वारा कलेक्ट किए गए पैसे को सोसाइटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मतलब कि इक्वल, बराबर, मतलब कि कम, जो उनके बीच में एक गैप हो गया है, इनकम का जो गैप हो गया है हाईली इनकम वाले लोगों के बीच में, और जो एक लो इनकम वाले लोग हैं, मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, जिनका कि इनकम एकदम जीरो के बराबर है, उनके बीच में एक जो गैप है, उस गैप को पाटने का कोशिश करते हैं, कम करने का कोशिश करते हैं इग्लिटेरियन थिंकर या फिर इग्लिटेरियन प्रिंसिपल। इस तरह से इनका न्यू सोशलिज्म का फर्स्ट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इग्लिटेरियन मॉडल को एक्सेप्ट करता है। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग इसके सेकंड प्रिंसिपल को देखते हैं। तो सेकंड प्रिंसिपल है ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, मतलब कि इकोनॉमिक जो इंटरडिपेंडेंस है, इसको बढ़ाने के मामले में वो थोड़ा जोर देते हैं। उनका मानना होता है कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, इसको बढ़ाना चाहिए, इसे बढ़ना चाहिए, यह कम नहीं होना चाहिए। अब थर्ड प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं कि थर्ड प्रिंसिपल क्या बोलता है। थर्ड प्रिंसिपल के अनुसार वर्ल्ड पार्लियामेंट सिस्टम बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि एक वर्ल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम का कंसेप्ट को ईजाद करते हैं। इनका मानना होता है कि एक वर्ल्ड पार्लियामेंट होना चाहिए, जिस तरह से एक कंट्री का पार्लियामेंट होता है, इंडियन पार्लियामेंट है जो कि पूरा इंडिया का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, पूरा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया का जो लॉ मेकिंग होता है वो इंडियन पार्लियामेंट से होता है। उसी तरह से एक वर्ल्ड का पार्लियामेंट होगा, और वह वर्ल्ड का पार्लियामेंट एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि व्यस्क मताधिकार पर बेस्ड होगा। जो वर्ल्ड पार्लियामेंट में जितने भी लीडर जो चुन करके आएंगे, वे लीडर एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा चुने हुए रहेंगे, मतलब कि व्यस्क मताधिकार के प्रोसेस से चुन करके वर्ल्ड पार्लियामेंट में आएंगे। अब हम लोग चौथा फंडामेंटल प्रिंसिपल को देखते हैं। चौथा फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या बोलता है। चौथा फंडामेंटल प्रिंसिपल के अनुसार डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स इंक्लूसिव ऑफ राइट टू प्राइवेट लाइफ, मतलब कि ये डेमोक्रेटिक फ्रीडम को एडवोकेट करते हैं। डेमोक्रेटिक फ्रीडम मिलना चाहिए सभी लोगों को, जितना भी लोग हैं, एक सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको डेमोक्रेटिक फ्रीडम मिलना चाहिए, जैसे कि राइट टू प्राइवेट लाइफ। अब प्राइवेट लाइफ में एक व्यक्ति क्या करता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे रहता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। गवर्नमेंट अगर केवल इंटरफेरेंस करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी मैटर्स होगा, प्रॉपर्टी मैटर्स, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा, न कि प्राइवेट लाइफ और नॉन प्रॉपर्टी मैटर्स में इंटरफेयर करेगा। इस तरह से डेमोक्रेटिक राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, और प्राइवेट लाइफ को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस तरह से हम लोग चौथा प्रिंसिपल को समझते हैं। टेक्निक ऑफ इंडिविजुअल। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल नंबर 6 पे, बढ़ा करके। तो
तो चलते हम लोग आगे समझते हैं। तो उनका फ्यूचर का गोल क्या होता है? न्यू सोशलिज्म को हम लोग समझ लिए हैं। न्यू सोशलिज्म के अनुसार उनका कंसेप्ट क्या होता है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरह के सिस्टम को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि उनका फ्यूचर के मामले में गोल क्या होता है, उनका फ्यूचर के मामले में लक्ष्य क्या होता है, वो किस तरह के सोसाइटी को अचीव करना चाहते हैं, वो किस तरह के सोशल स्ट्रक्चर को अचीव करना चाहते हैं। तो जो उनका गोल ऑफ फ्यूचर जो है, भविष्य के लिए एक जो उनका गोल है, उसको सप्त क्रांति थ्योरी बोला जाता है। सप्त क्रांति थ्योरी, जिसको कि हम लोग थ्योरी ऑफ 7 रिवॉल्यूशन बोलते हैं। थ्योरी ऑफ 7 रिवॉल्यूशन। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये 7 रिवॉल्यूशन जो होता है, सप्त क्रांति में 7 रिवॉल्यूशन होगा, 7 आंदोलन होगा, और 7 आंदोलन जो होगा, 7 रिवॉल्यूशन जो होगा, वो 7 टाइप के इनइक्वलिटीज को और इनजस्टिस को दूर करने के लिए होगा। 7 प्रकार के जो भी कमियां हैं भारतीय सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, या फिर वर्ल्ड सोसाइटी में, उस 7 टाइप के कमी को दूर करने के लिए 7 रिवॉल्यूशन लाया गया है। अब देखते हैं इसमें 7 रिवॉल्यूशन कौन कौन है। तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन क्या है? तो रिवॉल्यूशन अगेंस्ट इकोनॉमिक इनजस्टिस। रिवॉल्यूशन अगेंस्ट इकोनॉमिक इनजस्टिस मतलब कि आर्थिक रूप से जो एक व्यक्ति के साथ इनजस्टिस होता है, जैसे में कि एक व्यक्ति मजदूर है, उसका इनकम जो होता है बहुत लो होता है, एक व्यक्ति का इनकम बहुत हाई होता है, दोनों के बीच में इनकम गैप होता है, इस तरह से इकोनॉमिक इनजस्टिस हो जाता है दोनों के बीच में। तो उनका एक रिवॉल्यूशन क्या रहेगा, किसके खिलाफ? तो इकोनॉमिक इनजस्टिस के खिलाफ, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज के खिलाफ उनका एक रिवॉल्यूशन होगा। इस रिवॉल्यूशन को अचीव करने के बाद सोसाइटी में बहुत कम गैप हो जाएगा इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज के मामले में। एक ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा करोड़ों रुपया कमा रहा है, एक व्यक्ति मात्र कुछ रुपए, चंद रुपए कमा रहा है। इस तरह से ऐसा नहीं होगा, दोनों के बीच में गैप होगा, लेकिन कम से कम गैप होगा। अगर एक व्यक्ति 1000 रुपया कमाता है तो एक व्यक्ति 100 रुपया कमाएगा, इस तरह से होगा। अब चलते हैं सेकेंड रिवॉल्यूशन में। तो सेकेंड रिवॉल्यूशन क्या है? सेकेंड रिवॉल्यूशन होगा रिवॉल्यूशन अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। भारत में जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था जो है वो इतना ज़्यादा टफ है, इतना ज़्यादा मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड है कि एक व्यक्ति जाति के आधार पे निम्न होता है, एक व्यक्ति जाति के आधार पे उच्च होता है। तो वो इस कास्ट सिस्टम को भी रिवॉल्यूशन के द्वारा एबोलिश करने की कोशिश करते हैं। उनका मानना होता है कि इस कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी एक रिवॉल्यूशन होना चाहिए, एक रिवॉल्यूशन होगा, और इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन जब होगा तो न तो कोई बैकवर्ड होगा और न ही कोई फॉरवर्ड होगा, मतलब न कोई एक हायर क्लास का व्यक्ति होगा, एक उच्च जाति का व्यक्ति होगा, और न ही एक निम्न जाति का व्यक्ति होगा। सारा का सारा लोग बराबर हो जाएगा, जाति खत्म हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड रिवॉल्यूशन में। थर्ड रिवॉल्यूशन किसके खिलाफ है? तो थर्ड रिवॉल्यूशन है जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ। यहाँ पे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है कि लैंगिक असमानता पाया जाता है, लैंगिक विभेद पाया जाता है। एक महिला अगर मजदूरी कर रही है, एक महिला अगर वर्कर है, और एक पुरुष अगर वर्कर है, तो दोनों के इनकम में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है कि एक पुरुष को ज़्यादा पैसा दिया जाता है काम करने के लिए, और वही काम अगर एक महिला करती है तो उस महिला को कम पैसा दिया जाता है। तो इस जेंडर और हर एक बहुत सारे डायमेंशन में जेंडर इक्वलिटी पाया जाता है। वर्किंग प्लेस से लेकर के, घर से लेकर के, सोसाइटी में भी, पॉलिटिकल स्फीयर से लेकर के इकोनॉमिक स्फीयर, हर जगह जेंडर इनइक्वलिटी देखने को मिलता है। तो इस जेंडर इनइक्वलिटी, लैंगिक विभेद के संदर्भ में भी वो एक रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं, और इस रिवॉल्यूशन के बाद जो जेंडर इक्वलिटी होगा वो खत्म हो जाएगा, और सारे लोग, जो भी स्त्री हैं पुरुष है, सब लोग बराबर हो जाएंगे, पॉलिटिकली इक्वल हो जाएंगे, सोशली इक्वल हो जाएंगे, और इकोनॉमिकली भी इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अगला रिवॉल्यूशन। चौथा रिवॉल्यूशन का किन के खिलाफ होता है? तो कलर डिस्क्रिमिनेशन, रिवॉल्यूशन अगेंस्ट कलर डिस्क्रिमिनेशन। तो देखा जाता है कि वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री में कलर डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन। जैसे हम लोग अमेरिका में भी देखते हैं कि अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है कभी कभी। साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में, अफ्रीकन का बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ, ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक एंड व्हाइट स्किन के कलर के आधार पे उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इस इनइक्वलिटी को भी कलर, जिसको कि कलर डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है, इस इनइक्वलिटी को भी खत्म करना चाहते हैं वो एक रिवॉल्यूशन के द्वारा।
तो ये पांचवा रिवॉल्यूशन, चौथा रिवॉल्यूशन हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं पांचवा रिवॉल्यूशन पे। तो पांचवा रिवॉल्यूशन क्या होता है इनका? नेशनल रिवॉल्यूशन अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। इस रिवॉल्यूशन को हम लोग समझते हैं। ये रिवॉल्यूशन क्या है? तो यह रिवॉल्यूशन जो होगा इंपीरियलिज्म के खिलाफ होगा। जब यह थ्योरी बिल्ड की जा रही थी, जब इस थ्योरी को, थ्योरी ऑफ न्यू सोशलिज्म को लोहिया डेराइव कर रहे थे, उस समय इंपीरियलिज्म चल रहा था। इंपीरियलिज्म का दौर था, मतलब साम्राज्य स्थापित करना। कोल्ड वार चल रहा था उस समय। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, दो आइडियोलॉजी आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, और एक आइडियोलॉजी एक दूसरे आइडियोलॉजी पे कहीं ना कहीं बढ़त हासिल करना चाह रहे थे, अपने अपने साम्राज्य को स्थापित करना चाह रहे थे कि मेरा ज़्यादा, कम्युनिज्म चाह रहा था कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले कंट्री हो जाए, मेरा ज़्यादा साम्राज्य स्थापित हो, कैपिटलिज्म। इस तरह से वो साम्राज्यवाद के खिलाफ भी एक रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं कि साम्राज्यवाद जब खत्म हो जाएगा तो सारे देश स्वतंत्र हो जाएंगे, और सारे देश जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो सेल्फ डेमोक्रेटिक रूल के द्वारा वो रेगुलेट होंगे। सेल्फ डेमोक्रेटिक रूल मतलब कि वो खुद, जो जब देश स्वतंत्र हो जाएंगे तो वो खुद से कानून बनाएंगे अपने सिस्टम के अनुसार, अपने सोशल स्फीयर के अनुसार, अपने सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अनुसार, सोशल इन्वायरमेंट के अनुसार, और वो खुद से रूल करेंगे। और ऐसे में उस देश का विकास होगा, न कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। इस तरह से पांचवा रिवॉल्यूशन होता है। अब छठा रिवॉल्यूशन देखते हैं कि छठा रिवॉल्यूशन किसके खिलाफ होता है। तो रिवॉल्यूशन फॉर इंडिविजुअल राइट अगेंस्ट कलेक्टिविटी। इंडिविजुअल राइट अगेंस्ट कलेक्टिविटी। तो ऐसा देखा जाता है बहुत सारे थिंकर हुए जो कि एक कम्युनिटी को, एक सोसाइटी को ज़्यादा राइट देते हैं और इंडिविजुअल का राइट को छीन लेते हैं, कि इंडिविजुअल का राइट नहीं। जैसे कम्युनिटेरियन थिंकर, वो कम्युनिटी को प्रिविलेज देते हैं, इंडिविजुअल के राइट को कम कर देते हैं, कट कर देते हैं। लेकिन इनका कहना होता है कि नहीं, जो एक व्यक्ति का जो लाइफ होता है, व्यक्ति का, तो उसके प्राइवेट लाइफ में कोई इंडिविजुअली जो उसका लाइफ है, उसका प्राइवेट लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। इस तरह से एक रिवॉल्यूशन होगा इंडिविजुअल के प्राइवेट लाइफ के अनुसार के खिलाफ। प्राइवेट लाइफ के खिलाफ नहीं, प्राइवेट लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिविजुअल के प्राइवेट लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिवॉल्यूशन होगा। ये छठा रिवॉल्यूशन होगा। अब चलते हैं अगले रिवॉल्यूशन में, जो सातवां रिवॉल्यूशन है और अंतिम रिवॉल्यूशन है। तो अंतिम रिवॉल्यूशन में क्या होता है? अंतिम रिवॉल्यूशन किसके खिलाफ होगा? तो अंतिम रिवॉल्यूशन होगा रिवॉल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस। रिवॉल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस मतलब कि एक जो सिविल डिसोबीडियंस है उसके लिए, नॉन वायलेंस मतलब कि कोई हिंसा नहीं, अहिंसक सिविल डिसोबीडियंस को स्थापित करने के लिए, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम सरकार के खिलाफ एक अहिंसात्मक तरीके से, एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक पीसफुल तरीके से हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, और जिसको कि सिविल डिसोबीडियंस मतलब इस सभी ने अवज्ञा, गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस का जो कंसेप्ट रहा है, उस कंसेप्ट को आधार बना करके हम लोग सरकार से अपनी बातों को मनवाएंगे, और इस तरह से इस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए, नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस को स्टैब्लिश करने के लिए एक रिवॉल्यूशन होगा। और इस रिवॉल्यूशन को स्थापित करके, इस रिवॉल्यूशन के द्वारा नॉन वायलेंस को स्थापित करके लोग सत्याग्रह को चूज करेंगे, अपने डेमोक्रेटिक इश्यूज को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अचीव करने के लिए। इस तरह से हम लोग 7 रिवॉल्यूशन को देखते हैं। तो लोहिया के इस 7 रिवॉल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोहिया का अब पॉलिटिकल मॉडल क्या है इंडिया के लिए, लोहिया का पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा इंडिया के लिए। तो लोहिया एक इंडिया के लिए पॉलिटिकल सिस्टम तैयार करते हैं। वह पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है वो पावर के डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड होता है, अथॉरिटी के डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड होता है। उनका कहना होता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो फुली डेमोक्रेटिक तरीके का होगा, फुली डेमोक्रेटिक तरीके का। इसमें जितना भी पावर होगा, जो भी पावर होगा, वो एक जगह इंसर्टेड नहीं होगा, वो एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होगा। वो पावर हर जगह, हर लेवल पे, नीचे से नीचे जो विलेज लेवल है वहाँ तक जाएगा। इस तरह से वो
पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं और एक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप करते हैं जिस पॉलिटिकल सिस्टम को इंडियन पॉलिटिकल स्फीयर में वो लागू करना चाहते हैं। तो देखते हैं उनका इस थ्योरी को, उनके इस कंसेप्ट के द्वारा क्या वो बोलना चाह रहे हैं, क्या वो समझाना चाह रहे थे और किस तरह के एक मॉडल को डेवलप करना चाह रहे थे। तो चलते हैं, समझते हैं। तो इस मॉडल को चौखंभा मॉडल बोलते हैं। लोहिया इस पॉलिटिकल मॉडल को चौखंभा मॉडल बोलते हैं। मतलब कि थ्योरी ऑफ 4 पिलर स्टेट। थ्योरी ऑफ 4 पिलर्स स्टेट मतलब कि राज्य का 4 स्तंभ होगा, 4 स्तंभ होगा और इसी 4 स्तंभ पर पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड होगा, पूरा अथॉरिटी इन्हीं चारों पिलर के पास होगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये 4 पिलर जो हैं, 4 स्तंभ जो हैं राज्य के, वो कौन कौन से होंगे। राज्य मतलब देश, राज्य मतलब देश। तो देखते हैं कि ये 4 पिलर कौन कौन से हैं। तो पहला पिलर का, जिस पिलर का बात करते हैं लोहिया, वो पहला पिलर होगा विलेज, मतलब कि ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पहला पिलर होगा, गांव पहला पिलर होगा। उसके बाद दूसरा पिलर होगा डिस्ट्रिक्ट, जिला स्तर पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वह दूसरा पिलर होगा लोहिया के इस मॉडल के अनुसार। उसके बाद हम लोग तीसरा पिलर को देखते हैं। तो तीसरा पिलर में राज्य होगा, प्रोविंस जिसको बोलते हैं, कि तीसरा पिलर राज्य होगा, राज्य के पास भी पावर होगा। उसके बाद चौथा और लास्ट पिलर जो होगा वो सेंटर होगा। सेंटर मतलब केंद्र, मतलब कि एक केंद्रीय सत्ता, जो कि इंडिया का प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट को बोला जाता है। इस तरह से 4 पिलर, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस एंड सेंटर, और इन्हीं चारों पिलर के पास पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। इस तरह से हम लोग इस 4 पिलर के फीचर्स को देखते हैं। थ्योरी ऑफ 4 पिलर स्टेट का जो मॉडल है, इसका फीचर्स को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो चलते हैं, फिर इसका फीचर्स देखते हैं, इसके विशेषता को देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसके विशेषता में पहला विशेषता ये होता है कि इसका जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारे कंट्री में, इंडिया में भी देखने को मिलता है कि सेंटर जो होता है अथॉरिटी के मामले में सुप्रीम हो जाता है। सबसे ज़्यादा पावर कहाँ अगर रिसाइड करता है तो वो होता है सेंटर में। मतलब वो कि जो सेंट्रल पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट एक देश का, उस पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा पावर इनकॉर्पोरेटेड है। तो उनका कहना है कि नहीं, इस सेंटर लेवल में बहुत कम पावर होगा, बहुत कम पावर होगा, और यह डिवाइडेड होगा चारों लेवल पे। जो पावर होगा वो चारों स्तर पे डिवाइडेड होगा, विलेज लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्रोविंस लेवल पे। इस तरह से ये पहला फीचर हो गया। अब दूसरा फीचर हम लोग देखेंगे। अब दूसरा फीचर्स क्या है, तो लोहिया का कहना है कि जो चारों जो पिलर हैं, चारों पिलर के पास एक क्लियरली डिफाइंड ज्यूरिसडिक्शन होगा। चारों के पास सॉवरेनिटी होगा, चारों सॉवरेन पावर होंगे, चारों के पास पावर होगा और उनका क्लियरली डिफाइंड ज्यूरिसडिक्शन होगा। उनका जो क्षेत्राधिकार होगा चारों का काम करने का, वो क्लियरली डिफाइन होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ उस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो चारों के बीच में, तो फिर दिक्कत हो जाए कि एक इसका ज्यूरिसडिक्शन किसके अंदर, कौन क्या होता है इसके ज्यूरिसडिक्शन में क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें चारों जो पिलर का जो ज्यूरिसडिक्शन होगा वो क्लियरली डिफाइन होगा और चारों के पास पावर होगा, चारों सॉवरेन होगा, सॉवरेन पावर होगा। मतलब कि चारों जो पिलर होंगे वो अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन के मामले में सुप्रीम होंगे। अब चलते हैं तीसरा फीचर्स के मामले में। तीसरा फीचर्स क्या है? तीसरा फीचर्स है कि विलेज और डिस्ट्रिक्ट के पास भी लेजिस्लेशन का पावर होगा। मतलब कि कानून बनाने का जो पावर होगा, शक्ति होगा, वो विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगा। जैसे में पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर को कानून बनाने का शक्ति है। लेकिन लोहिया कहते हैं कि नहीं, विलेज, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट को भी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भी, जिला परिषद जिसको बोला जाता है, जिला परिषद और ग्राम पंचायत को भी कानून बनाने का अधिकार होगा। दोनों को कानून बनाने का अधिकार होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रोविंस मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर को ही पावर नहीं होगा। इस तरह से हम लोग अगला फीचर्स को देखते हैं। तो अगला फीचर्स क्या होता है कि ये जो फोर पिलर्स हैं, इनके पास लेजिस्लेचर
और एग्जीक्यूटिव दोनों अरेंजमेंट होगा। ये कानून भी बनाएंगे खुद से और खुद से इस कानून को इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। मतलब कि इनके पास कार्यपालिका और विधायिका दोनों प्रकार की शक्तियां इनके पास होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कानून बनाएं और इम्प्लीमेंट करने के लिए इनके पास कोई पावर नहीं, ऐसा नहीं होगा। इनके पास कानून बनाने का भी पावर होगा और उसको एग्जीक्यूट करने का भी पावर होगा। अब देखते हैं अगला फीचर्स क्या है। तो अगला फीचर्स इनका है कि जो चारों जो पिलर है, स्टेट का जो चारों जो पिलर है, चारों जो स्तंभ है, वो सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पे आधारित होगा। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब कि शक्तियों के विभाजन के आधार पे ये स्थापित होगा। मतलब कि अगर ग्राम पंचायत के पास जो भी शक्ति हैं, उस शक्ति में जिला प्रशासन, जिला परिषद इंटरफेयर नहीं कर सकता है, स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जिला परिषद का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर होगा। हाँ, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर होने के बावजूद इंटरडिपेंडेंस होगा, सेपरेट नहीं होंगे लोग। जैसे में जो चारों पिलर जो है वो चारों पिलर सेपरेट नहीं होगा, वो इंटरडिपेंडेंट होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। बस केवल उनका जो पावर जो है वो सेपरेट होगा, लेकिन चारों पिलर एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। इस तरह से ये हम लोग देखते हैं कि इस थ्योरी को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ 4 पिलर स्टेट को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हम लोग लोहिया के इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। लोहिया के पूरे आइडियोलॉजी को, न्यू सोशलिज्म, सप्त क्रांति और थ्योरी ऑफ 4 पिलर स्टेट को समझने का छोटा सा प्रयास करते हैं। अब हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।